Hello everyone, welcome to our YouTube channel LX Coaching Classes. So in this video we are going to start our new chapter Challenges to and Restoration of Congress System. So in this chapter we are going to read what are the challenges that Congress has faced in their early phases and then after how they restored their power. So challenges of political succession. Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. This you have to remember कि मई 1964 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है. He had been unwell for more than a year. He had generated a lot of speculation about the usual question of succession after Nehru who. तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में, तो उसके बाद हम कौन सा पॉलिटिकल लीडर को सिलेक्ट करेंगे एज आवर प्राइम मिनिस्टर. तो अनयूजुअल क्वेश्चन क्या होता है? अराइज होने लगता है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर नेहरू हु. किस टाइप के क्वेश्चन उठने लगे कि आफ्टर नेहरू कौन आएगा, एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन उभरेगा. But in newly independent country like India, this situation give rise to a more serious question after Nehru what? और नेहरू जी के जाने के बाद क्या क्या चीजें होगी. The second question arose from the serious doubt that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. हमको पता है कि जो हमारा डेमोक्रेसी थी वो किसके अंडर में सेटअप हुई थी? डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट करवाया गया था वो नेहरू जी के अंडर में करवाया गया था. तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि नेहरू जी के जाने के बाद क्या हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी वापस से स्टेबल बन के रहेगी या फिर कुछ फेरबदल होगी. It was feared that many countries, so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession. A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for army. Besides, there were doubts if the new leadership. और एक और क्वेश्चन क्या था? देखो, आपको पहली चीज क्या रिमेंबर करनी है कि आफ्टर नेहरू व्हाट. आफ्टर नेहरू व्हाट. दूसरा आफ्टर नेहरू हु. नेहरू जी के बाद कौन. और तीसरा याद रखनी है कि हमारा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट आफ्टर नेहरू क्या सरवाइव कर पाएगा, क्या वो वैसी मेंटेन होके रह पाएगा. और चौथा क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि जो भी पॉलिटिकल सक्सेशन होगा आगे आफ्टर नेहरू, जो भी इंसान आएगा, क्या वो मल्टीपल क्राइसिस जो कि इंडिया फेस कर रही थी उस समय पे, क्या उन चीजों से डील कर पाएगा, कॉप अप कर पाएगा. तो ये सारे क्वेश्चन क्या हुए? अराइज होने लग गए. और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1960s को हमने क्या बोला? डेंजरस डिकेड्स. डेंजरस डिकेड्स क्यों बोला? डेंजरस डिकेड इस पीरियड को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत मेजर क्या चल रहा था? मेजर क्राइसिस चल रहे थे. फूड क्राइसिस चल रहे थे, प्राइस कमोडिटीज के बहुत ज्यादा हाई थे, इन्फ्लेशन हो गई थी. और आपको याद होगा 1947 और 48 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था इंडिया का. उसके बाद 1965 में भी वॉर हुआ, 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ. तो इन सब वॉर के इम्प्लीकेशन हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिल रहे थे. तो बहुत सारी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम क्या थी? अनरिजॉल्व प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी. हमारी कंट्री में क्या था? पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटीज थी, कम्युनल एंड रीजनल राइट्स थे, डिविजन्स वगैरह हो रखे थे, और फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट और डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री. अब लोगों को क्या डर लगता था? क्या हमारी कंट्री है जो अभी अभी इंटीग्रेट हुई है, हमारी इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको क्या किया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन करवा के इंडिया में मर्ज करवाया गया था, इंडियन यूनियन बनाया गया था. तो वैसे ही अब बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस उठने लगी कि क्या हमारा इंडिया वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इन सब की वजह से. तो अब क्या होता है? आफ्टर नेहरू हु पढ़ना है हमको. तो आफ्टर नेहरू कौन आते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन में? तो आफ्टर नेहरू, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. फर्स्ट लाइन में हमको ये चीज बताई गई है कि नेहरू जी के बाद कौन आता है? शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री. वो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं. द ease with which the succession after Nehru to proved all the critics wrong. तो जितने भी क्रिटिक्स चल रहे थे, जितनी भी स्पेकुलेशन क्वेश्चंस हो रहे थे, उन सबका एक सिंपल आंसर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री. when नेहरू passed away, के कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. देखो, जब नेहरू जी की डेथ हुई तो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? के कामराज. उन्होंने किसका नाम सजेस्ट किया? उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सिलेक्ट किया. The president of Congress party consulted party leaders and Congress member of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri. तो सब किसकी तरफ फेवर कर रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री. He was unanimously
chosen as the leader of Congress, Parliament party and thus become the country's next prime minister. तो उनको next prime minister की तरह चूज किया गया. शास्त्री वॉज अ नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर. अब शास्त्री जी के बारे में क्या बताई गई है, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है कि वो क्या थे, नॉन कंट्रोवर्शियल, मतलब वो उनके उतनी बहस वगैरह नहीं चलते थे, उनके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे किसी के साथ, और वो बहुत एक सिंपल मैन थे. उनकी सिंप्लिसिटी, सादगी भरे इंसान थे वो. और कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. Shastri was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who have been a minister in Nehru's cabinet for many years. और जब नेहरू जी जब अपने टाइम पीरियड को काट रहे थे, जब उनका 5 ईयर का टर्म चल रहा था, उस समय पे भी शास्त्री जी ने उनको काफी ज्यादा हेल्प किया, या फिर शास्त्री जी पर नेहरू जी बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगे. He was known for his simplicity and his commitment to principle. तो वो किस वजह से जाने जाते थे, वो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से जाने जाते थे, और दूसरा अपनी कमिटमेंट्स, मतलब जो उन्होंने कह दिया वो करना ही करना है. कमिटमेंट्स उनकी बहुत पक्की हुआ करती थी. Earlier, he was resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility of a major railway accident. एक समय पे रेलवे एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं. उनको लगता है कि सारी मेरी वजह से हुआ है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं. तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हमें क्या शो करता है कि वो कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे अपनी चीजों को लेके, और वो उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और वहां से क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया. Shastri was country's prime minister from 1964 to 1966. अब आपको ये चीज याद रखनी है, शास्त्री जी ने बहुत टाइम के लिए रूल नहीं किया, सिर्फ 2 सालों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रह पाए. कब से कब तक, 1964 टू 1966. अब इतने शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों काम किया उन्होंने सिर्फ. ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस 2 मेजर चैलेंज. अब कंट्री के सामने क्या था, जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था, 1964 में डेथ हुई नेहरू जी की, तो 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी रहे. तो उनके समय पे कंट्री के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे. While India was still recovering from the economic implication of war with China, 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ. तो और वॉर होने से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट, सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज. तो इस चीज से क्या था, हमारी इकोनॉमी क्या थी, पूरी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, एग्रो बेस्ड थी, है ना. तो सिर्फ क्या होता था, एग्रीकल्चर ही ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क था उस समय पे. तो तब क्या होता है, फूड क्राइसिस हो जाते हैं बहुत ज्यादा. फूड क्राइसिस होने की वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई, क्योंकि मॉनसून फेल हो रहा था और हमारी वॉर की इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा हुई थी, डिस्ट्रक्शन इतने हाई लेवल पे हुआ था. तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए शास्त्री जी ने क्या निकाला, शास्त्री जी ने एक स्लोगन निकाला, उनका बहुत फेमस स्लोगन है, जय जवान जय किसान. और 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 1965 में वापस से पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ. तो एक तरफ था वॉर और एक तरफ थी ये सब सीरियस प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया, जय जवान, मतलब ये सारी प्रॉब्लम से कौन लड़ेगा, एक किसान लड़ेगा, एक फार्मर लड़ेगा, और जो वॉर वगैरह चल रही है उससे कौन, एक सोल्जर लड़ेगा, है ना. तो जय जवान जय किसान, मतलब जवान जो है वो किससे, वॉर वगैरह से हमको रिकवर करवाएंगे, हमारे लिए फाइट करेंगे, और जो फार्मर्स है वो हमारी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे या फिर उनको रिकवर करने की ट्राई करेंगे. As discussed in the previous chapter, the country faced a war with Pakistan in 1965. This you have to remember. Shastri's famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, symbolized the country resolve to problem these challenges. Shastri's prime ministership came to an abrupt end on 10 जनवरी 1966. अब क्या होता है, 1966 में सडनली क्या होता है, यूएसएसआर से खबर आती है कि हमारे शास्त्री जी अब नहीं रहे. तो क्या होता है, 10 जनवरी 1966 को उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं ताशकंद के अंदर. ताशकंद कहाँ पे था, यूएसएसआर को. और वो वहां पे क्यों गए होते हैं, वो पाकिस्तान के जो जनरल थे उस समय पे अयूब खान जनरल अयूब खान के साथ साइन करने गए होते ताशकंद अग्रीमेंट साइन करने गए होते. कहाँ पे, ताशकंद जगह है एक यूएसएसआर के अंदर, वहां पे गए होते हैं उनके साथ अग्रीमेंट साइन करने. और वहीं से क्या आती है, एक खबर आती है कि अब शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं रहे. तो इन 2 साल के अंदर हमने बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ना था. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या 1964 में उनकी डेथ हुई, तो 1964 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हमारे पास, और उसके बाद सो
द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब क्या हुआ, हमारी जो पॉलिटिकल सक्सेशन था उसका कैसे स्विफ्टली मूव ऑन हुआ। पहले क्या हुआ, नेहरू जी, उसके बाद नेहरू जी से किसके पास पावर आई, शास्त्री जी के पास, और आफ्टर दैट किसके पास आई, इंदिरा गांधी। तो दस द कांग्रेस फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years। तो 2 साल के अंदर अंदर हमने क्या किया, 2 प्राइम मिनिस्टर को खो चुके थे और पॉलिटिकल सक्सेशन से डील कर चुके थे। दिस टाइम देयर वॉज इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब 2 लोग थे जिनके ऊपर क्या था, जिनका बहुत इंटेंस कंपटीशन था। अब 2 लोग थे जिनको हम चूज कर सकते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, या तो मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। सो रीड अबाउट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई had earlier been served as चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। जो मोरारजी देसाई वो कौन थे, सीएम थे कहाँ के, बॉम्बे स्टेट के, ठीक है। और टुडे कहाँ के, अगर आज की बात की तो पहले बॉम्बे था और आज क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात को मिला के बॉम्बे था उस समय का। एंड ऑल्सो अ मिनिस्टर एट द सेंटर, और सेंटर पे क्या थे, मिनिस्टर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे कहाँ के, बॉम्बे स्टेट के। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। हैड बिन कांग्रेस प्रेसिडेंट, अब वो कौन थी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी पास्ट में, और क्या थी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शास्त्री कैबिनेट। और जब शास्त्री जी का रूल चल रहा था तो उस समय पे क्या थी, मिनिस्टर थी किसकी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्री कैबिनेट। दिस टाइम द सीनियर लीडर इन द पार्टी डिसाइडेड बैक टू इंदिरा गांधी, बट द डिसीजन वॉज नॉट unanimous. The contest was resolved through a secret ballot among Congress MPs. Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing the support of more than 2/3 of the party's MPs. अब क्या होता है, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं होते जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं 1952 1957 में हुआ, उस तरीके का नहीं होता। अब क्या होता है, 1966 में आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में क्या होता है, एक सीक्रेट बैलेट, मतलब जो कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज है उन्होंने वोट किया, हमने जाके डायरेक्टली वोट नहीं किया। किसने किया, एमपीज और एमएलएज ने एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू क्या किया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। और यहाँ पे कौन जीता, इंदिरा गांधी क्या करती है, जीत जाती हैं और मोरारजी देसाई हार जाते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि एक तो जो इंदिरा गांधी थी वो अनएक्सपीरियंस थी, इनएक्सपीरियंस थी, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी बोल्ड नहीं थी। और मोरारजी देसाई ऑन द अदर हैंड क्या थे, बहुत अपोजिट थे, वो एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन थे, बहुत सीनियर सिटीजन थे, तो उनको क्या था, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनको ज्यादा था एज कम्पेयर टू इंदिरा गांधी। तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय पे उन्होंने इंदिरा गांधी को वोट किया, किसको, मोरारजी देसाई को ना करते हुए किसको वोट किया, इंदिरा गांधी को वोट किया, जस्ट बिकॉज उनकी ये थिंकिंग थी कि इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, उनको अगर कोई भी चीज के बारे में जानना होगा या फिर किसी भी चीज का डिसीजन लेना होगा तो वो किससे सलाह लेंगी, हम लोगों से, सीनियर लोग जो है उनसे सलाह लेंगी, पार्टीज के जो भी सीनियर सिटीजन है उनसे सलाह लेंगी। पर ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं होता, और आगे जाके आप पढ़ोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कांग्रेस कैसे स्प्लिट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अ पीसफुल ट्रांसिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप। लीडरशिप के लिए इंटेंस कंपटीशन था, मोरारजी देसाई एक तरफ इंदिरा गांधी, और क्या था, इसके बीच में बहुत अच्छे से चीजें रिजॉल्व होती गई। तो यहाँ पे क्या, एक साइन है मेच्योरिटी का, साइन ऑफ मेच्योरिटी, इंडिया डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी, फाइन। It took some time before the new prime minister could settle down. While Indira Gandhi had been politically active for long, she had served as a minister under Lal Bahadur Shastri only for a short period. The senior Congress leader have many supported Indira Gandhi in the belief. देखो, जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे ना, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, उन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए ही सपोर्ट किया था क्योंकि उनको ऐसा बिलीव था कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस, क्योंकि वो पॉलिटिकली क्या थी, इनएक्टिव थी, कुड कंपील हर टू डिपेंड ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो उनको अगर कोई भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती, कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती, तो वो किससे हेल्प लेती, किस पे डिपेंड होती, जो सीनियर सिटीजन्स है। यही सोच के क्या किया उन्होंने, इंदिरा गांधी को वोट किया। Within a year of becoming prime minister, Indira Gandhi had to lead the party in a Lok Sabha election. Around this time, the economic situation in the country had further deteriorated, adding to her problems. Faced these difficulties, she set out to gain control over the party to demonstrate her leadership skill. अब क्या होता है, वो एक साल में क्या होती है, 1966 में वो पावर में आती है और
1962 में देखो, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ होता है वो किस में होता है, 1952, सेकंड 1957, 5 साल का गैप है देखो। उसके बाद 1962, अब कब होना होता है, 1967। तो 1967 में जनरल फोर्थ जनरल इलेक्शन होने वाले होते हैं। तो उस समय पे बताया गया है कि इंडिया की क्या कंडीशन होती है, हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन होती है, और इस वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड हो रखी होती है पहले से ही, क्योंकि वॉर वगैरह से और फूड शॉर्टेज वगैरह से, इन सब से क्या होता है, जूझ रही होती है हमारी इकोनॉमी। तो उसकी इम्प्लीकेशन हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, फोर्थ जनरल इलेक्शन पढ़ने से पहले हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे उस इलेक्शंस का, कि उससे पहले सिचुएशन क्या थी इंडिया की। तो देखो, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, इसको क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। यू हैव टू रिमेंबर कि 1967 फोर्थ जनरल इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो द ईयर 1967 is considered as a landmark year in India's political electoral history. In chapter 2 you have read about the Congress party was the dominant political force. देखो, अब तक क्या होता है, 1952 में, 1957 में, 1962 में कांग्रेस क्या होती है, बहुत मेजॉरिटी के साथ जीतती है, हमेशा अपनी पावर में आती है। इस समय पे क्या होता है, 1967 में जब हम पढ़ेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं, इन द सेंस कॉन्ट्रास्ट होता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हार जाते हैं। अब मैं आपको रीजन भी बताऊंगी वो क्यों हार जाते हैं, और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या था 1967 जनरल इलेक्शन का। तो इन द ईयर ऑफ लीडिंग अप to the fourth general election, the country witnessed major challenges. Two prime minister had died in quick succession. 2 साल के अंदर दोनों प्राइम मिनिस्टर को हम खो चुके होते हैं। The new prime minister who has been seen as a political novice had been in office for less than a year. You will recall from the discussion in the chapter 3 and in the previous section of this chapter, and the period was fraught with grave economic crisis resulting from succession failure of monsoon, widespread drought. तो ये सब क्या था, प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने। अब क्या होता है, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको मेन चीज लिखनी है, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, फूड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो क्या था, बहुत कम हो गया था, सीरियस फूड शॉर्टेज होने लगी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, मतलब बाहर की इंडिया फॉरेन करेंसी हमारे पास क्या थी, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम होता है, एक्सपोर्ट्स वगैरह भी क्या होते हैं, डिक्लाइन होने लगता है। अब क्या होता है, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी यहाँ पे क्या लेती है, एक डिसीजन लेती है। वो क्या करती है, इंडियन रुपीस की वैल्यू को क्या करती है, डीवैल्यूएट कर देते हैं। डीवैल्यूएट करने का मतलब है, पहले $1 की चीज खरीदने के लिए हमको कितने रुपए देने पड़ते थे, ₹5 देने पड़ते थे। अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ₹7। दैट मीन्स इंडिया की जो इंडियन जो करेंसी है उसको क्या कर दिया गया, डीवैल्यूएट कर दिया गया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया गया। तो ये क्या करती है, स्टेप इंदिरा गांधी लेती हैं। तो यहां तक ये चीज पढ़ ली हमने। उसके बाद द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेन द इंक्रीज इन प्राइस। देखो, अब चीजों के अंदर क्या होता है, जब आपने $1 को क्या किया, $1 की चीज को खरीदने के लिए पहले हम ₹5 दे रहे थे, अब उसी $1 की चीज को खरीदने के लिए हम ₹7 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो डीवैल्यूएट हो गई, और इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस राइज हो जाते हैं। हर एक कमोडिटी के प्राइस राइज होते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फूड हो, किसी भी चीज की हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, हर एक चीज को क्या होते हैं, प्राइस राइज होते हैं। अब जब प्राइस राइज हो रहे हैं, कंट्री में इन्फ्लेशन आ रही है, तो क्या होंगे, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट वगैरह होंगे। देखो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, फूड स्कैरसिटी आ जाती है, प्राइस क्या हो जाते हैं, प्राइस राइज हो जाते हैं, और क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस ओवरऑल क्या होती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा खराब होती है। बंस एंड हड़ताल्स वर कोल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री भर में क्या होता है, हर तरफ क्या होता है, प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट सो द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट ने क्या चीज किया, गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को क्या देखा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझा, ना कि लोगों की उन्होंने परेशानी समझने की कोशिश नहीं की कि लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट पे वो उतर आए, बल्कि उनको क्या लगा कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड रेनफोर्स पॉपुलर अनरेस्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग थे, आम जनता थी, उनके मन में गवर्नमेंट के खिलाफ में क्या आने लगी, कड़वाहट आने लगी, ये सब चीजें होने के बाद।
द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्टिक पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। देखो, अब जो पार्टीज कांग्रेस से बाहर थी, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जैसे सोशलिस्टिक पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, ये सारी क्या थी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी। तो अब जब भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो जो भी ऑपोजिशन में पार्टी होती है, जो भी क्या होती है, दूसरे साइड की पार्टी होती है, वो क्या करती है, उन प्रोटेस्ट को लीड करती है, फिर ज्वाइन करती है, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली एक मौका चाहिए ही ना बोलने के लिए। अब क्या टर्म आता है, नॉन कांग्रेसिज्म। दिस सिचुएशन कुड हैव नॉट बीन रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन कंट्री। अपोजिशन पार्टी वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। तो जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टी होती है, वो क्या करती है, उन प्रोटेस्ट के सबसे फोर फ्रंट पे रहती है, मतलब सबसे आगे रहती है। Parties opposed to Congress realized that the division of their votes keep the Congress in power। अब उन पार्टीज को, जो नॉन कांग्रेस पार्टी है, उनको क्या रियलाइज होता है कि जो हमारे डिवीजन हो जाते हैं ना वोट्स के, उसके कारण ही क्या होती है, कांग्रेस पावर में आ जाती है। Thus party were entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress front in some state and entered into electoral adjustment of sharing seats in the others। They felt that inexperience of Indira Gandhi and internal factionalism within the Congress proved them as an opportunity to topple the Congress। अब उनको क्या लगता है, इंदिरा गांधी तो अनएक्सपीरियंस है, और क्या होता है, इंटरनली क्या चल रहे होते हैं, मतभेद चल रहे होते हैं, जो कांग्रेस के अंदर ही क्या होता है, छोटे छोटे फैक्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉन कांग्रेस पार्टी होती है, उनको क्या लगता है, हमको तो एक सुनहरा अवसर मिल गया। द सोशलिस्टिक लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द स्ट्रैटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो नॉन कांग्रेस टर्म थी, नॉन कांग्रेसिज्म जो टर्म थी, वो किसने दी थी, राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी। He also produced a theoretical argument in its defense। कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक। अब वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो रूल है वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से है, और लोगों के अपोज, लोगों के जो इंटरेस्ट है, ऑर्डिनरी पीपल की जो प्रॉब्लम्स है, उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल क्या थे, परेशान थे, इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, है ना, प्राइस राइज से क्या थे, परेशान थे। तो अब वो लोग को मौका मिल जाता है बोलने का कि आप क्या हो, आप उनके अकॉर्डिंगली रूल नहीं कर रहे हो, और आपका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो क्या है, बहुत अनफेयर तरीके से है। अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट, अब हो जाते हैं 1967 के इलेक्शन। तो 1967 के जब फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आपको इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गई ना इससे पहले की। अब हम पढ़ते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है रिजल्ट्स। It was in the context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that the fourth general election of Lok Sabha and state assemblies were held in the February 1967। February 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन हो जाते हैं। The Congress was facing the electoral for the first time without नेहरू। तो अब नेहरू जी के बिना हम क्या करते हैं, इस चीज को, इलेक्शन को फेस करने वाले होते हैं। इतने समय तक हमारे पार्टीज में क्या रहते हैं, नेहरू जी रहते हैं, तो उनके अंडर में ही जितने इलेक्शन होते हैं, 3 जनरल इलेक्शन हो चुके होते हैं अब तक, और वो नेहरू जी के अंडर में होते हैं। अब जो फोर्थ जनरल इलेक्शन होते हैं वो क्या था, विदाउट नेहरू वी आर गोइंग टू फेस। द रिजल्ट जोल्टेड द कांग्रेस। जोल्टेड मतलब शॉक कर देती है। जो रिजल्ट आते हैं ना, कांग्रेस को क्या करते हैं, झन्ना के रख देते हैं एक तरीके से, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। मैनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने क्या बोला, इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स इन द शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। अब क्या होता है, कांग्रेस बहुत, the resulted jolted the Congress at both the national and state levels. Many contemporary political observers describe the election result as political earthquake. The Congress did manage to get a majority in a Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952। तो 1952 से लेके अब तक, अब फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस बहुत लोएस्ट टैली से जीती थी, बहुत मुश्किल से अपनी मेजॉरिटी बना पाई थी एट द लेवल ऑफ सेंटर। बाकी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स ऐसी थी, अप्रोक्स 9 स्टेट्स थी जहां पे कांग्रेस क्या हो गई, बहुत बुरी तरीके से हार गई।
हाफ द मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। जो आधे से ज्यादा जो मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो क्या हुए थे, हार गए। द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट who lost their constituencies including के कामराज in तमिलनाडु। अब इतने बड़े बड़े लीडर्स जिनके लिए मतलब अगर उनका नाम ले लिया जाए तो उनके लिए वोट हाजिर हो जाया करते थे, ऐसे लोग जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स क्या हुए, बड़ी बड़ी स्टेट्स में हार गए। तो कौन हारे, तमिलनाडु में हमको याद रख रहे हैं के कामराज जो कि प्रेसिडेंट थे कहाँ के, कांग्रेस पार्टी के। एस के पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी साहे इन बिहार। तो ये चार जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट थे, जो लीडर्स थे, वो क्या हुए, हार गए, बहुत बुरी तरीके से हार गए तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल और बिहार में। The dramatic nature of political change could be more apparent to you at state level. The Congress lost majority is many as 7 state। देखो 7 स्टेट में क्या होती है, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी नहीं बना पाती या फिर वो गवर्नमेंट हार जाती, सीट्स नहीं ला पाती। इन द 2 other state डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और 2 स्टेट में क्या होता है, पंजाब एंड आई थिंक हरियाणा के अंदर क्या होता है, डिफेक्शन के थ्रू क्या होती है, गवर्नमेंट बनती है, लास्ट में बनती है। These 9 states where the Congress lost power were spread across the country। तो कौन सी स्टेट थी जहां कांग्रेस हार गई, पंजाब थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। अब क्या होता है, इन मद्रास स्टेट नाउ कोल्ड तमिलनाडु और रीजनल पार्टी, वहां पे क्या होता है, कांग्रेस हार जाती है तो एक रीजनल पार्टी जिसका नाम होता है डीएमके क्या होती है, पावर में आती है। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as an official language. This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own state। ठीक है, तो क्या होता है, this is the first time when non-Congress party came into power, that is DMK in Tamil Nadu, your Madras state at that time। After that, a popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and did not pass through a single Congress ruled state। तो एक कहावत ऐसी, एक फ्रेज कहा गया कि आप दिल्ली से हावड़ा तक पास करोगे, ट्रेन लोगे, पर आपको एक भी स्टेट बीच में ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे कांग्रेस रूल कर रही हो। इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वर यूज्ड टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर। अब ऐसे लोगों को बहुत अजीब लगता था क्योंकि बहुत टाइम से पावर कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस बहुत अच्छे से पावर में थी, मेजोरिटी के साथ थी, हमेशा बहुत अच्छी तरीके से जीतती थी। और इस बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट में क्या करती है, कांग्रेस हार जाती है 1967 4 जनरल इलेक्शन के दौरान। अब क्या होता है, इसी के थ्रू क्या बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब गठबंधन, जब एक या एक से ज्यादा जो पार्टीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है और एक क्या बनाती है, एक अलायंस बनाती है, गठबंधन बनाती है, कोलिशन बनाती है, एक ग्रुप बनाती है। द इलेक्शन ऑफ 1967 brought into a picture of the phenomena of collision since no single party had got majority। अब क्या होता है, कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं है जिसने मेजोरिटी जीती हो, इवन द कांग्रेस। वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टूगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी। अब कुछ बहुत क्या होती है, नॉन कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस की हट के, जो कांग्रेस के अलावा जो पार्टी है वो क्या करती है, अपना कोलिशन फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो पहला क्या याद रखना है आपको, एसवीडी, पहला कोलिशन क्या है इसमें, एसवीडी, संयुक्त विधायक दल। और सेकंड क्या है, यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट, जो कि कहां पे था, हरियाणा में था। और जो एसवीडी था, संयुक्त विधायक दल, वो कहाँ था, बिहार का एक कोलिशन था। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, दिस इज वाई दिस गवर्नमेंट केम टू डिस्क्राइब एज एसवीडी गवर्नमेंट। इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस द कोलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकल इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब उनकी आइडियोलॉजी बेशक नहीं मिलती थी, है ना। मान लो एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, 5-7 पार्टी ने मिलकर कोलिशन बनाया। अब ऐसा तो नहीं सबकी आइडियोलॉजी सेम होगी, सबकी आइडियोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, एक साथ आने का ट्राई किया। एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार, जो एसवीडी गवर्नमेंट थी वो कहाँ थी, बिहार के अंदर आई। फॉर इंस्टेंसेस इंक्लूडिंग 2 सोशलिस्टिक पार्टी। अब उसमें कौन सी पार्टीज थी, सोशलिस्टिक पार्टी में से एसएसपी और पीएसपी, along with the CPI on the left and जनसंघ on the right। और क्या थी,
एसएसपी थी, पीएसपी थी, जनसंघ थी, सीपीआई, ये सारी पार्टी ने मिलकर क्या बनाया, एसवीटी। ये सारी पार्टीज कौन सी थी, नॉन गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस पार्टी थी। तो इन्होंने क्या बनाया, एक बहुत बड़ा कोलिजन बनाया, कहाँ पे, बिहार में कोलिजन बनाया और अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। और पंजाब में इसी तरह से क्या होता है, इन पंजाब इट वॉज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। और पंजाब में ऐसी एक कोलिजन बनता है जिसका नाम क्या होता है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, एंड कॉम्प्रोमाइज टू राइवल अकालीज पार्टी एट द टाइम। संत ग्रुप होते हैं इसमें, और कौन होता है, मास्टर ग्रुप होता है, विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम भी इसमें इंक्लूड होता है, एसएसपी भी इंक्लूड होता है, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो ये सारी पार्टी मिलकर क्या बनाती है, दो कोलिजन बनाती है। फर्स्ट कौन सा कोलिजन, एसवीडी। बस यही चीज आपको याद रखनी है, दो कोलिजन, एसवीडी बिहार के अंदर और दूसरा यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट इन पंजाब। अब मैंने आपको बताया था कि 7 स्टेट्स में क्या होती है, कांग्रेस हार जाती है, और 2 स्टेट में क्या होता है, डिफेक्शन के थ्रू बाद में क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो डिफेक्शन क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शन वाज द रोल प्लेड बाय डिफेक्शन इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। डिफेक्शन मीन्स, अब यहाँ पे डिफेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई जीता जिताया रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, है ना। तो डिफेक्शन मीन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल। मान लो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, आज मेरे को कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन कर रखा है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ से क्या करती हूँ, वोट्स जीत जाती हूँ, सीट्स जीत जाती हूँ, और मैं अपनी पार्टी को छोड़ के, मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में, मान लो बीजेपी में चली जाती हूँ, किसी अदर पार्टी में चली जाती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से मेरी जो मेजोरिटी होगी वो दूसरी पार्टी के पास चली जाएगी। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, डिफेक्शन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी इलेक्टेड एंड जॉइन्स अनदर पार्टी। After 1967 general election, the breakdown Congress legislature played an important role in installing non-Congress government in 3 states, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to expression. अब यहीं से एक expression आया, कौन सा, आया राम और गया राम। तो यहाँ पे जो लीडर होते हैं, कांग्रेस के लीडर होते हैं, कौन होते हैं, गयालाल। गयालाल क्या होते हैं, एमएलए होते हैं हरियाणा के। और 1967 में वो क्या होते हैं, The expression Aya Ram Gaya Ram became popular in the political vocabulary in India to across the practice frequent floor crossing by legislator. Literally translated, the term means Ram went and Ram came. The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana in 1967. He changed his party thrice a fortnight from Congress. अब क्या होता है, ये कहाँ से जीते होते हैं, कांग्रेस से जीते होते हैं। कांग्रेस से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वापस से यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। अब यूनाइटेड फ्रंट से फिर कहाँ आते हैं, कांग्रेस में आते हैं। तो यही वो फोर्टनाइट के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर 3 बार इधर से उधर जाते हैं। तो इसी चीज की वजह से इनका क्या नाम डल गया, आया राम गया राम। ठीक है, तो यहां से क्या दिखा हमको कि डिफेक्शन के थ्रू में कैसी चीजें टुक प्लेस की। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। We saw that after 1967 election, the Congress retained power at the center. 1967 में क्या होता है, सेंटर पे तो कांग्रेस पार्टी जो है पावर में आ जाती है, बट विद अ रिड्यूस मेजोरिटी एंड लोस्ट पावर इन मैनी स्टेट्स। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है, स्टेट लेवल पे क्या होती है, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स हार जाते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली द रिजल्ट प्रूव दैट द कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शंस, बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट। अब हमें पता है कांग्रेस हार चुकी है, पर इसके अलावा हमारे पास क्या है, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि अगर कांग्रेस नहीं आई पावर में तो कौन आएगा। ये चीज पहली बात। They lost majority and either new combination were formed as the president rule has to be imposed. क्या होता है, अगर कहीं पे मतलब नहीं जीत पाई, कहीं पे कोई मेजोरिटी फॉर्म नहीं हुई है, कहीं पे कोई भी गवर्नमेंट अपनी कोई भी पार्टी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, तो वहां पे क्या लग जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो जाता है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। अब आपको याद रखना है सिंडिकेट कौन होते हैं। सिंडिकेट वो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं, बहुत पावरफुल लीडर्स, वही सीनियर सिटीजन वाले लीडर्स जिन्होंने इंदिरा गांधी को क्या किया था, वोट किया था एट द टाइम ऑफ 1967-1966 इलेक्शंस। तो जो इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लीडर्स होते हैं ना, उन्हीं का क्या नाम दिया जाता है, एक फॉर्मल नाम दिया जाता है जिनको बोलते हैं सिंडिकेट। ठीक है,
द रियल चैलेंज ऑफ इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ओपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। अब जो इंदिरा गांधी के पास जो भी, देखो प्राइम मिनिस्टर कौन होती है उस समय पे, इंदिरा गांधी। स्टेट लेवल पे कौन रूल कर रहा है, कांग्रेस, और कांग्रेस के है रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, दो चैलेंज पढ़ेंगे हम। पहला चैलेंज क्या था, इंदिरा गांधी का जो मेन चैलेंज था ना, वो उनकी खुद की पार्टी से था, ना कि फ्रॉम अपोजिशन। अपोजिशन को तो वो धूल में उड़ा दिया करते थे। अपोजिशन को हराना, अपोजिशन को साइड करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अपोजिशन को वो बहुत आसानी से साइडलाइन कर सकते थे। पर उनकी सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उनको सिंडिकेट से के साथ डील करना था, उनको साइडलाइन करना था। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leader from within the Congress. उनको किसके साथ डील करना था, सिंडिकेट के साथ डील करना था। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi. वही सिंडिकेट जिन्होंने उनको क्या किया था, वोट किया था at the time of 1966. By ensuring her election as the leader of parliamentary parties, these leaders expected Indira Gandhi to follow their advice gradually. However, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted group of advisor from outside the party. Slowly and carefully she sidelined the syndicate. अब उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा, पहले सोचा गया था कि भाई इंदिरा गांधी तो क्या करेगी, हमारी एडवाइस के ऊपर चलेगी, है ना। पर इंदिरा गांधी ऐसा नहीं करती, वो अपनी बोल्ड स्ट्रेटेजी बनाती है और क्या करती है, अपने कुछ ट्रस्टेड ग्रुप्स को फॉलो करती है, साथ में क्या करती है, वो सिंडिकेट को धीरे धीरे साइडलाइन कर देती है इन दिस वे। सेकंड, इंदिरा गांधी दस हैज टू फेस टू चैलेंजेस। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस। अभी जो 1967 में वो इतनी ज्यादा सीट हार चुके होते हैं, उसको क्या करना होता है, एक तो रीस्टोर करना होता है, दूसरी बात क्या होता है, सिंडिकेट के साथ डील करना होता है ना। तो दो मेन चैलेंज आते हैं इंदिरा गांधी के सामने। Indira Gandhi, she also needed to work towards the regaining the ground that Congress had lost in the 1967 election. Indira Gandhi adopted a very bold strategy. अब उनकी यहाँ पे जो strategy होती है वो क्या होती है, she converted a simple power struggle. Politics is all about powers, ठीक है। तो वो सिंपल पावर स्ट्रगल को किस में चेंज करती है, आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल में। आइडियोलॉजी रखती है कौन सी, प्रो पुअर आइडियोलॉजी रखती है कि हम पुअर लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करती है, शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। शी लॉन्च अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। अब वो कौन सी क्या चीज बना लेती है, खुद को लेफ्ट ओरिएंटेड बना लेती है। लेफ्ट ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जो प्रो पुअर के लिए वर्क करते हैं। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10-point प्रोग्राम। अब वो क्या लॉन्च करती है, 10-point प्रोग्राम में 1967 में, याद रखना आप इस चीज को, वो क्या करती है 1967 में 1967 में 10-point प्रोग्राम को लॉन्च करती है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, public distribution of food grains, land reforms, provision of house sites to the rural people. While the syndicate leader formally approved this left-wing program and had serious reservation about the same. अब उस प्रोग्राम में जो मैंने आपको बताया 10-point प्रोग्राम में 1967 में जो उन्होंने लॉन्च किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक था कि हम बैंक को क्या करेंगे, नेशनलाइज कर देंगे, फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पुअर पीपल, लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हाउस दिया जाएगा, लोगों को रहने के लिए घर बांट दिया जाता है पुअर लोगों के लिए। तो ये सब चीजें क्या होती है, वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करती है। अब क्या होता है, जो हमारे मतभेद चल रहे होते हैं, अभी पूरी कांग्रेस है, अभी कांग्रेस में स्प्लिट नहीं आया। स्प्लिट मतलब अभी कांग्रेस टूट के दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड हुई है, अभी क्या है, कांग्रेस सिर्फ एक ही है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, द फैक्शनल rivalries between the syndicate and Indira Gandhi came in open in 1969. तो 1969 में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में, पहले तो वो चल ही रहे थे, बट अब क्या होते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 सबके सामने इन ओपन क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, फिर आ जाते हैं सबके सामने। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, अब क्या होता है 1969 में जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर, और उस समय पे क्या होता है, जो उनकी पोस्ट होती है वो खाली होती है। डिस्पाइट मिसेस गांधीज रिजर्वेशन द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा एन संजीवा रेड्डी। आप यहाँ पे क्या होता है, सिंडिकेट क्या करते हैं, सिंडिकेट किसका नाम नॉमिनेट करते हैं, एन संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। ये कौन होते हैं, इंदिरा गांधी के एक तरीके से ओपोनेंट होते हैं और लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, वो एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं, सिंडिकेट करते हैं। As the official Congress candidate for ensuring presidential election, Indira Gandhi retaliated by encouraging द देन वाइस प्रेसिडेंट। और उस समय पे इंदिरा गांधी क्या करती है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी, उनको क्या करती है, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह नॉमिनेट करने की कोशिश करती है। जो उनके वो होते हैं सिंडिकेट होते हैं, पार्टी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं सिंडिकेट जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर्स होते हैं, दूसरी तरफ होती है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी किसको नॉमिनेट करने की बात करती है, एज अ प्रेसिडेंट उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को। और ये क्या बोलते हैं कि एन संजीवा रेड्डी को क्या बना दो, प्रेसिडेंट बना दो कंट्री का। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस दोनों के बीच में अराइज हो रहे हैं। She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of, अब इंदिरा गांधी उस समय पे क्या करती है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक को क्या करती है, नेशनलाइज कर देती है। उसके बाद और एक और सबसे बड़ी बात, एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब भी हमसे रीजन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का स्प्लिट का कौन सा रीजन है, तो हमको दो रीजन को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 के, उसमें जो सिंडिकेट होते हैं वो किसको, उनके ओपोनेंट, किसके ओपोनेंट, इंदिरा गांधी के ओपोनेंट, जो कि कौन होते हैं, एन संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। और ऑन द अदर हैंड इंदिरा गांधी चूज टू नॉमिनेट वीवी गिरी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था प्रीवी पर्स मतलब जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन करवाया था प्रिंस से 565 जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडियन यूनियन में मर्ज करवाया था, तो उस समय पे वहां पे प्रिंस रूल किया करते थे। इंडियन यूनियन में मर्ज करवाया था, तो इंडियन यूनियन में मर्ज करवाते वक्त हमने उनको क्या किया था, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, कुछ ग्रांट्स दिए थे, कुछ उनको प्रिविलेज दिए थे, ताकि वो अपनी ऑटोनॉमी थोड़ी इंडियन गवर्नमेंट को दे सकी, कुछ ऑटोनॉमी उनके पास रह सकी। तो अभी भी प्रिंस लोग के पास क्या थी, कुछ ना कुछ पावर्स थी। तो अब क्या होता है, इंदिरा गांधी एक चीज की मांग रखती है कि अब इंडिपेंडेंस को बहुत टाइम हो चुका है, अब हमको प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर देना चाहिए। तो इसके पीछे भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिफरेंसेज आने लगते हैं। किसके बीच में, एक तो मोरारजी देसाई के बीच में, और क्योंकि मोरारजी देसाई इस समय पे क्या होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अगर उनको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना है तो ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल वर्क है ना, तो वो फाइनेंशियल मिनिस्टर के विदाउट कंसर्निंग हिम शी कैन नॉट टेक द डिसीजंस। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में मोरारजी देसाई 1967 से ही क्या होते हैं, ओपोनेंट होते हैं, है ना, सबसे बड़े राइवल होते हैं इंदिरा गांधी के। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बातें खराब होने लगती है और दोनों का क्या होता है, और कांग्रेस में क्या आता है, स्प्लिट आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या बात हुई, एक तो एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स हुई, दूसरी बात हुई प्रेसिडेंट बनाने की बात। तो ऑन द अबव इशू सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज बिटवीन हिम एंड प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो मोरारजी देसाई होते हैं गवर्नमेंट छोड़ के ही भाग जाते हैं, ये गवर्नमेंट को वो छोड़ देते हैं। Congress had seen differences of this kind in the past, but this time both the parties wanted a shutdown, which took place during the presidential election. The then Congress President S. Nijalingappa issued a whip asking all the Congress and MPs, MLAs to vote in the favor of N. Sanjeeva Reddy. उस समय पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, एन निजलिंगप्पा। वो क्या बोलते हैं, एक whip लॉन्च करते हैं। whip लॉन्च मतलब करते हैं एक तरीके का, वो बोलते हैं कि जितने भी एमपीज है और एमएलएज हैं उनको किसके फेवर में वोट करना है, एन संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करना है। ठीक है,
और दूसरी तरफ क्या होते हैं, सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेशनिस्ट अ स्पेशल मीटिंग ऑफ AICC, but this was refused after silently supporting VV Giri. The prime minister openly called a conscience vote. अब क्या होता है, इंदिरा गांधी जो साइलेंटली किसको सपोर्ट कर रही होती है, ऑब्वियसली उनको, वो क्या चाहते हैं कि VV गिरी प्रेसिडेंट के रूप में बन जाए, पर वो क्या करती है, कंसाइंस वोट बुलाती, कंसाइंस वोट कंडक्ट करवाती है। इसमें मतलब जिसके मन में जो भी वोट, जिसके मन में जिसके फेवर के लिए वोट हो वो उसको कर सकता है, पर इनडायरेक्टली वो किसको सपोर्ट कर रही थी, VV गिरी को सपोर्ट कर रही थी। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ VV गिरी। अब इस इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, जब कंसाइंस वोट होता है या फिर व्हिप लॉन्च की जाती है, तो इसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो क्या होता है, VV गिरी क्या होते हैं, जीत जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो, एंड डिफीट संजीवा रेड्डी। अब संजीवा रेड्डी क्या होते हैं, हार जाते हैं, जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं। द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मुलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। अब इसी वजह से क्या होता है, जब डिफीट हो जाते हैं एन संजीवा रेड्डी, तो कांग्रेस में स्प्लिट आने लगता है, आ जाता है एक तरीके से। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपील्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एस निजलिंगप्पा। वो क्या होते हैं, इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपील्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। शी क्लेम डेट हर ग्रुप वॉज। अब इंदिरा गांधी क्या करती है, अपनी सेपरेट क्या बनाने लगती है, अपनी सेपरेट कांग्रेस बनाती है। वो कांग्रेस कौन सी बनाती है, कांग्रेस आर। वो बोलती है मेरी कांग्रेस जो है वो कौन सी कांग्रेस है, रियल कांग्रेस है, और आपकी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस ओ है, ओल्ड कांग्रेस। ठीक है, तो दो तरीके की कांग्रेस हो जाती है, कांग्रेस ओ, एक कांग्रेस आर। तो इस तरीके से कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिलता है। यहाँ पे वही टॉपिक लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स, कि इंदिरा गांधी चाहती है कि जो प्रिविलेज दिए जाते हैं प्रिंस लोग को, उनसे वापस छीन लिया जाए। और मोरारजी देसाई या फिर अदर लीडर्स क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, तो हमको ये एबॉलिश नहीं करना चाहिए। पर अंत में क्या होता है, एबॉलिश कर दिया जाता है इसको।